क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, कुछ चीजें समझ लेते हैं कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट्स, रिवेट्स का नॉमिनल डायमीटर हम लोगों को निकालना है। तो नॉमिनल डायमीटर का मतलब क्या था, फिर से हम लोग आते हैं एक बार। ये आपका रिवेट था, इसको हम लोग शैंक बोलते हैं, और सॉरी इसको हम लोग हेड बोलते हैं, और ये हमारा शैंक है। इसका जो डाया होता है दैट इज द नॉमिनल डायमीटर। तो अगर आपको नॉमिनल डायमीटर नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको नॉमिनल डायमीटर निकालना है, तो या तो हम एजम्पशन से चल सकते हैं। हमने बताया था 12 mm से 25 mm तक का डाया का रिवेट आपके पास अवेलेबल होता है जनरली, उससे ज़्यादा कभी होगा, लेकिन जनरली ये 12 से 25 mm डायमीटर का आपके पास रिवेट प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आपको दिया हुआ आप निकालना चाहते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है, दैट फार्मूला इज नोन एज अनविन्स फार्मूला। तो अनविन्स फार्मूला से हम लोग नॉमिनल डायमीटर निकाल सकते हैं। एंड द फार्मूला ऑफ अनविन्स इज व्हाट, 6.04 अंडर रूट टी। ठीक है, कहीं कहीं 6 सिर्फ 6 लिखा रहता है ना, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है इसमें। वेयर टी क्या है, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ इनर मैन प्लेट, इनर मैन प्लेट, मैन प्लेट का थिकनेस कौन सा मैन प्लेट, तो थिनर मैन प्लेट। थिनर और थिकर मैन प्लेट आप कल समझ चुके थे क्या होता है। इस तरह से आप नॉमिनल डायमीटर जो है, नॉमिनल डाया जो है आप निकाल सकते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस डाया निकालते हैं, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। तो ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट हम लोग कैसे निकालते हैं, ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, इसको डी से डिनोट करते हैं। दिस विल बी 5 प्लस 1.5 mm। ठीक है ना। जो हमारा डाया है नॉमिनल डाया, उस नॉमिनल डाया में 1.5 mm हम लोग ऐड करते हैं। एक नया लड़का होती है, हमारा नाम मैसेज करो, ठीक है। तो ग्रॉस डायमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग, डाया इक्वल टू नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm। ये 1.5 mm कब ऐड करेंगे, व्हेन नॉमिनल डाया इज लेस देन 25 mm। जब हमारा नॉमिनल डाया जो है वो 20 mm से कम या 25 mm से कम या 25 mm के बराबर होगा, तो हम लोग 1.5 mm को ऐड करते हैं, ठीक है। या फिर 5 प्लस 2 mm व्हेन डाया इज मोर देन 25 mm। जब डाया 25 mm से बड़ा रहेगा तो हम लोग ग्रॉस डाया निकालने के लिए 2 mm हम लोग ऐड करते हैं। ये 1.5 या 2 mm जो है, ये हम लोग क्यों ऐड करते हैं वो समझना है। तो जब हम लोग रिवेट को रिवेटिंग करते हैं, हम लोग इस प्रकार से एक रिवेट होल बनाते हैं। तो ग्रॉस डाया का मतलब क्या है, ग्रॉस डाया का मतलब है, ग्रॉस डाया मतलब है, ग्रॉस डाया का मतलब है रिवेट होल डाया, रिवेट होल डाया, ठीक है। अब जब यहाँ रिवेट हम लोग इस तरह से इन कराएंगे, ये रिवेट का डाया जा रहा है, तो इनके बीच कुछ स्पेस रहना चाहिए ताकि ये आसानी से इन हो सके, पहला कारण। दूसरा चीज क्या है, जब ये इन हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, चूंकि ठोकते हैं दोनों तरफ से, तो जब ठोकेंगे हम लोग तो क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, सटेगा और वो फैलेगा। तो फैलेगा तो उसको जगह होना चाहिए ताकि फैल के वो पूरा तरह से टाइट हो सके। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बल्जिंग होगा रिवेट का, उस बल्जिंग के लिए हम लोग ये 1.5 या 2 mm का प्रोविजन करते हैं। तो 1.5 mm और 2 mm is added to
टेक केयर ऑफ बल्जिंग। तो जो बल्जिंग होगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, बल्जिंग ऑफ रिवेट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये हम लोग ग्रॉस डाया और नॉमिनल डाया समझ गए कि ग्रॉस डाया और नॉमिनल डाया क्या होता है। अब हम लोग पिच के बारे में समझते हैं। तो पिच हम लोग देखेंगे कि मिनिमम पिच क्या होगा। पिच का मतलब मैंने आपको समझाया था, पिच का मतलब समझाया था हम लोग क्या, कि ये जो है दो रिवेट के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है along the direction of फोर्स के डायरेक्शन में, है ना। तो दिस मिनिमम पिच ऑफ रिवेट्स, दो रिवेट्स के बीच मिनिमम पिच, या फिर आप बोल सकते हैं मिनिमम गेज ऑफ रिवेट्स के बीच मिनिमम गेज, कि हमको मिनिमम डिस्टेंस कितना लेना है। दैट विल बी, ये क्यों करते हैं हम लोग मिनिमम पिच या मिनिमम, ये क्यों करते हैं हम लोग, तो स्प्लिटिंग बेयरिंग और नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, वो हम लोग इंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस में। ये वैल्यू क्या होगा, दिस वैल्यू इक्वल टू 2.5 इंटू नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट्स का नॉमिनल डाया का मल्टीपल जो होगा हमारा 2 टाइम्स, वो हमारा मिनिमम पिच होगा। सेकेंड, कि मिनिमम जो हमको है, मिनिमम हमको एंड या एज डिस्टेंस कितना रखना है। एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस को हम लोग मिनिमम कितना रखते हैं। अंकित को बुलाओ और मेरा फोन में उसको पूछेगा। ठीक है, तो सेकेंड है मिनिमम एंड एंड एज डिस्टेंस। इंड और एज डिस्टेंस ये हम लोग क्यों करते थे, मिनिमम इंड और एज डिस्टेंस हम लोग टू प्रिवेंट द शियरिंग, स्प्लिटिंग एंड बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, उसके लिए हम लोग ये प्रोवाइड करते थे। टू प्रिवेंट शियरिंग, bearing and splitting failure of plates, उसके लिए हम लोग मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस का प्रोविजन करते थे। ये मिनिमम एज डिस्टेंस क्या होता है हमारा 1.5 इंटू ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। दिस इज 1.5 इंटू ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। रिवेट का जो ग्रॉस डाया है, ग्रॉस डाया का मतलब आपको क्या समझना है, ग्रॉस डाया का मतलब आपको समझना है रिवेट होल डाया। रिवेट का जो होल डाया है उसका जो है ग्रॉस वैल्यू जो होगा उसको हम लोग 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। किसके लिए, जब मशीन कट एलिमेंट हो, जब मशीन से ये काम किया हो, व्हेन और मशीन कट एलिमेंट मतलब वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। और ये 1.7 टाइम्स ऑफ ग्रॉस डाया होगा ऑफ रिवेट, ये फॉर हैंड कट एलिमेंट, जब हाथ से हम लोग इसको कट करेंगे तब ये होगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग मिनिमम इंड और एज डिस्टेंस ले सकते हैं। अब मैक्सिमम पिच हम लोग क्या ले सकते हैं, और मैक्सिमम पिच का 2-3 कंडीशन है, वो क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम पिच का 2 कंडीशन हमारे पास है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर जो भी है, मैक्सिमम पिच इन केस ऑफ रिवेट और वेल्ड जॉइंट। जैसे मान लेते हैं मैक्सिमम पिच इन केस ऑफ रिवेट और वेल्ड जॉइंट फॉर कंप्रेशन।
कंप्रेशन के लिए। तो मान लेते हैं ये हमारे पास रिवेट है, रिवेट कनेक्शन है, लैप जॉइंट दिखा रहा हूं मैं, दिस, ठीक है। इधर से एक फोर्स लग रहा है P, इधर से भी एक फोर्स लग रहा है P। तो इन दोनों के बीच जो ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, इस कंप्रेसिव फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, जब ये फोर्स लगेगा तो ये यहां पर इस तरह से बकल कर सकता है, ठीक है। इस तरह से ये बकल कर सकता है, मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया तो बकलिंग ऑपरेशन हो सकता है यहाँ पर। तो जब बकलिंग होगा तो बकलिंग के केस में क्या होगा कि ये बकल कर जाएगा तो आपका जो जॉइंट है वो फेल कर जाएगा। इसलिए मैक्सिमम पिच जो है आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है कि डिस्क्राइब किया हुआ है कि इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो दिस मैक्सिमम पिच इज व्हाट, तो मैक्सिमम पिच इक्वल टू होगा 12t, पिच शुड नॉट मोर देन 12t और शुड नॉट मोर देन 200 mm। यानी कि मैक्सिमम पिच अगर हम लोग कंप्रेशन में ले रहे हैं, मैक्सिमम पिच फॉर कंप्रेशन, तो 12t और 200 mm, इसमें से जो कम होगा उसको हम लोग लेंगे, विच एवर इज लेस, जो कम होगा उसको लेंगे। इसको क्यों लिए हम लोग, इट इज टेकन टू प्रिवेंट बकलिंग, बकलिंग है ना, बकलिंग को बचाने के लिए हम लोग इस तरह करते हैं। सेकेंड है, मतलब नेक्स्ट है मैक्सिमम पिच इन केस ऑफ रिवेट और वेल्ड जॉइंट फॉर टेंशन। टेंशन के लिए क्या होगा, तो देखिए टेंशन के केस में मान लेते हैं ये हमारा जॉइंट है, इस पे इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है यहाँ, तो अब जब इसको खींचेंगे हम लोग तो यहाँ पर क्या हो सकता है, स्प्लिटिंग हो सकता है, ये खिंचा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं मैक्सिमम पिच इन केस ऑफ रिवेट और वेल्ड फॉर टेंशन, ये किसके लिए कर रहे हैं, टू प्रिवेंट स्प्लिटिंग ऑफ रिवेट्स, है ना। अब ये जो मैक्सिमम पिच होगा यहाँ पर, दिस मैक्सिमम पिच इक्वल टू 16t और 200 mm, टेक मिनिमम वैल्यू। इसमें क्या करना है आपको, मिनिमम वैल्यू लेना है, मतलब पिच जो है पिच शुड नॉट मोर देन 16t और शुड नॉट मोर देन 200 mm, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास एक जॉइंट और होगा, दैट इज नॉन एज स्टैगर्ड जॉइंट। नेक्स्ट स्टैगर्ड जॉइंट, स्टैगर्ड जॉइंट, स्टैगर्ड जॉइंट क्या होता है, इसमें इस तरह से रिवेट एक लाइन में नहीं होता है ना, रिवेट्स आर नॉट इन ए लाइन। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये 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 मतलब बिखरा हुआ रहेगा ना, इस तरह से। अगर स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ। और जो गेज है, ये गेज 75 mm से अगर ज़्यादा नहीं है तब, है ना। स्टैगर्ड मतलब रिवेट्स आर नॉट इन ए लाइन। इन केस ऑफ staggered riveted joint, in case of staggered riveted joint, if gauge is not more than 75 mm, अगर ये 75 mm से ज्यादा नहीं है तब उस सिचुएशन में not more than 75 mm, then the values for
maximum pitch will be increased by 50%। यानी मैक्सिमम पिच जो हो जाएगा, मैक्सिमम पिच फॉर कंप्रेशन, अब क्या बोल रहे हैं, अगर स्टैगर्ड है, रिवेट्स स्टैगर्ड है, हमको पिच को क्या करना है, 50% बढ़ा देना है। तो अगर हम लोग कंप्रेशन के लिए करें तो इसका 50% बढ़ा देंगे। तो 50% अगर बढ़ाते हैं तो 12T क्या, 12T जो है 18T हो जाएगा, और 200 mm जो है वो 300 mm हो जाएगा। टेक मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से मैक्सिमम पिच फॉर टेंशन, इसका 50% बढ़ाना है तो 16T क्या हो जाएगा, 94T हो जाएगा, और 200 mm जो है 300 mm हो जाएगा। इसमें टेक मिनिमम वैल्यू। इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। ये सब स्पेसिफिकेशन है पिच के लिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। नीरज होगा। सेवेंटी फाइव नहीं, गेज जो है ना, गेज दो रिवेट के बीच का जो गेज है वो 75 mm से ज्यादा नहीं रहेगा, तब ये कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक है, सब जुड़ा हुआ नहीं है। 25 पीपल है। अब देखिए, टेक रिवेट, टेक रिवेट, टेक रिवेट को समझने के पहले हम लोग गैसेट प्लेट समझते हैं कि गैसेट प्लेट क्या होता है। गैसेट प्लेट एक्चुअली एक स्मॉल प्लेट होता है जिसका यूज हम लोग दो या दो से ज्यादा मेंबर को जोड़ने के लिए करते हैं, है ना। इट इज a small piece of plate which is used to connect two or more than two plates या टू मेंबर्स। ठीक है, हम लोग दो या दो से ज्यादा मेंबर को जोड़ने के लिए गैसेट प्लेट का यूज करते हैं। इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट। ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से जहां कट फिगर रहेगा आपको गैसेट प्लेट समझना चाहिए, और ये शेप में भी ऐसा ही होता है। जहां लगा हुआ देखेंगे आप, वहां भी ऐसा ही लगा हुआ रहता है। अब देखिए टेक रिवेटिंग क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास, नहीं दो कॉपी दो, तो क्या दो, मोबाइल लो ना, दो।
एडमिशन ले चुका है। देखिए एक और दो, मोबाइल लो ना, मोबाइल लो। देखिए ये एक गैसेट प्लेट है और इस गैसेट प्लेट में हम दो एंगल्स को जोड़ रहे हैं। पहला एंगल है, मान लेते हैं ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो यहां पर रिवेटिंग करेंगे, है ना। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहां रिवेटिंग करेंगे। इस फिगर को हम दिखा रहे हैं यहां पर, एक गैसेट प्लेट हमारे पास है इस प्रकार से, यहां पे हमने एक एंगल सेक्शन को जोड़ दिया है। एक एंगल सेक्शन को हमने जोड़ा है। एंगल सेक्शन का जब फ्रंट व्यू देखेंगे आप, कुछ इस प्रकार से नजर आएगा आपको, है ना। क्योंकि एंगल सेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। जब आप इधर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इधर से देखेंगे तो आपको इसका चौड़ाई दिखेगा और ये थिकनेस नजर आएगा, तो ये एंगल है। अब इस एंगल को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, रिवेट कर दिया, है ना। रिवेटिंग हमने यहाँ कर दिया, यहाँ पर हमने रिवेटिंग कर दी, तो यहाँ पे हमने रिवेटिंग कर दी है, ठीक है। अब एक एंगल को हम और जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। एक एंगल को हम और जोड़ना चाहते हैं, जैसे यहां पर एक एंगल और जोड़ दिए हम पीछे से। नाउ ये दो एंगल जुड़ गए हैं, आप देखिए दो एंगल्स आपके पास जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है इस गैसेट प्लेट के साथ, और ये दोनों जो है रिवेट किया हुआ है। इस रिवेट के माध्यम से हमने जो है दोनों को जोड़ दिया है। पीछे से जब देखेंगे एक एंगल और जुड़ा हुआ है, यानी कि आप सामने से इस प्रकार से देख रहे हैं ऐसे, है ना। ये गैसेट प्लेट है और ये एंगल यहाँ पर है एक, और एक एंगल पीछे है आपका। ये दोनों एंगल को गैसेट प्लेट से जिस रिवेट से जोड़ा है हमने, दैट रिवेट इज नॉन एज, ये आपका गैसेट प्लेट हो गया। और ये जो रिवेट्स हो गए, दिस रिवेट्स आर नॉन एज स्ट्रक्चरल रिवेट, स्ट्रक्चरल रिवेट्स, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल रिवेट बोलते हैं। ये स्ट्रक्चरल रिवेट मतलब जो अभी तक जो भी रिवेट्स पढ़ रहे थे वो सारा स्ट्रक्चरल रिवेट पढ़ रहे थे हम लोग। स्ट्रक्चरल रिवेट का फंक्शन क्या होता है, इट टेक्स द फोर्सेस, ये लोड को ट्रांसफर करता है ना। स्ट्रक्चरल रिवेट क्या करता है, ये क्या करेगा, दे ट्रांसफर द लोड्स, ये लोड को ट्रांसफर करता है ना। दे ट्रांसफर द लोड ऑफ बॉडी, बॉडी का लोड जो है उसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चरल रिवेट लगाते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो दोनों हमारे पास एंगल था, जिस एंगल को गैसेट प्लेट से जोड़े थे, तो बीच में गैसेट प्लेट आने के कारण इन दोनों के बीच का स्पेस रह रहा था, या इस तरह समझिए कि ये गैसेट प्लेट में ये दोनों एंगल को जोड़े थे, इस जोड़ने के कारण दोनों के बीच एक देखिए गैप है। हम चाहते हैं ये दोनों गैसेट प्लेट एक सिंगल यूनिट बन जाए। इस गैस मतलब ये दोनों प्लेट जो है एक सिंगल यूनिट है, ठीक तो है। 5-10 मिनट हो गया अभी। अभी ठीक है, कहा ऐसा होता है। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना नेट को। अभी ठीक है।
अभी ठीक है जी। अटक रहा मतलब ऑब्वियस, देखो फिर से शेयर करो ना। रुका हुआ है। लगा कनेक्ट हुआ। बताएगा। छोटा दिख रहा है। हाँ, नहीं अभी वीडियो चल रहा है कि नहीं वो बताओ। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो सकता है, नेटवर्क आगे पीछे होता है ना, इस वजह से समस्याएं हो जाती है। वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, दो तीन वाईफाई कनेक्शन है। जब तुम लोग बोलते हैं रुक रहा है तो दूसरा से कनेक्ट करते हैं, फिर तीसरा से कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास ये दो एंगल्स था, जिसको हम लोग एक टेक रिवेट से जोड़ रहे थे, सॉरी गैसेट प्लेट से जोड़ रहे थे। अब गैसेट प्लेट में क्या हुआ? मैसेज आ रहा है तुम्हारा मोबाइल में। अच्छा, अब देखिए ये दो एंगल को हम लोग गैसेट प्लेट से जोड़े थे, और गैसेट प्लेट बीच में था। बीच में रहने की वजह से ये एक स्पेस क्रिएट हो रहा था यहाँ। अब इसको हम चाह रहे हैं कि ये जो है जब गैसेट प्लेट से बाहर आए, यहाँ पर गैसेट प्लेट है, इससे जब बाहर आए तो इधर भी ये हमारा एक सिंगल यूनिट में रहे। तो इसको सिंगल यूनिट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिवेटिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिवेटिंग करते हैं। तो हम लोग इस प्रकार से रिवेटिंग कर दिए, यहाँ ये रिवेटिंग कर दिए हम लोग। यहाँ पर लोड पी लग रहा है। तो टेक रिवेट क्या है? टेक रिवेट एक ऐसा रिवेट है जो लोड को ट्रांसफर नहीं करता है ना। टेक रिवेट्स आर यूज टू मेक टू और मोर यूनिट्स एज ए सिंगल यूनिट्स, ठीक है ना। टेक रिवेट्स आर यूज टू मेक टू और मोर देन टू यूनिट्स एज ए सिंगल यूनिट है। काय रुक जा रहा है जी? थोड़ा थोड़ा वेट, थोड़ा सा तो पेशेंस रख लो। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा ये सब हो सकता है समस्या। अब इतना सोचोगे लाइव क्लास जैसा क्लास में होता है वैसा थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, है ना। तो टेक रिवेट्स क्या है? टेक रिवेट्स जो है ये दो या दो से ज्यादा यूनिट को सिंगल यूनिट बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी यहाँ पर टेक रिवेट्स हमने लगा दी। टेक रिवेट्स जो है इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि दो या दो से ज्यादा यूनिट को हम लोग सिंगल यूनिट बनाएंगे। टेक रिवेट्स, ये टेक रिवेट्स हो गया। टेक रिवेट्स, इट डज नॉट ट्रांसफर एनी लोड। ट्रांसफर एनी लोड, ये कोई लोड को ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। और जो पिच होता है टेक रिवेट्स का, है ना, जो पिच होता है ये दो टेक रिवेट्स के बीच जो पिच होगा, दैट पिच शुड नॉट मोर देन 32 टी, 32 टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और शुड नॉट मोर देन 300 mm, 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसी टेक रिवेट का यूज हम लोग टेंशन मेंबर में अगर करते हैं, ठीक है ना, इफ एंगल्स आर यूज्ड एज टेंशन मेंबर, अगर हम लोग टेंशन मेंबर में यूज करते हैं, इफ एंगल्स आर यूज्ड एज ए टेंशन मेंबर, देन maximum pitch of take rivets will be
1000 mm, उस केस में मैक्सिमम एंगल जो होगा, सॉरी मैक्सिमम पिच जो होगा टेक रिवेट्स का, वो 1000 mm तक हम लोग ले सकते हैं। और अगर इसी का हम लोग कंप्रेशन मेंबर की तरह यूज करते हैं, इफ एंगल्स आर यूज्ड, एंगल्स या कोई भी मेंबर आर यूज्ड एज compression member, then maximum pitch of take rivets will be 600 mm। तो कहने का मतलब क्या हुआ, टेक रिवेट्स जो है ये एक्चुअली क्या है, टेक रिवेट्स आर द रिवेट्स विच डज नॉट टेक एनी लोड, जो किसी भी प्रकार का लोड नहीं लेगा। और इसका यूज जो है हम लोग दो मेंबर को सिंगल मेंबर बनाने के लिए करते हैं। और इनका जो मैक्सिमम पिच होगा, दैट पिच शुड नॉट बी मोर देन 32 T और 300 mm। और अगर ये सभी मेंबर एज ए टेंशन मेंबर यूज हो रहा होगा, तो हम लोग मैक्सिमम पिच जो है टेक रिवेट का वो 1000 mm ले सकते हैं। और अगर इसी का कंप्रेशन में यूज हो रहा होगा, तो मैक्सिमम पिच जो है हमारा 600 mm होगा। इस प्रकार से जो पिचेस था, पिच का स्पेसिफिकेशन था, वो हमने सारा बता दिए हैं। आप नोट करो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो, हाँ बोलिए। टेंशन में स्प्लिटिंग का डर है ना, लेकिन कंप्रेशन में बकलिंग का डर है। अब बकलिंग जो है वो ज्यादा डेंजरस होगा स्प्लिटिंग से। स्प्लिटिंग होगा तो क्या होगा कि डक्टाइल मटेरियल है वो वार्न करना शुरू करेगा, लेकिन जब बकल होगा तो वो पूरा टेढ़ा ही हो जाएगा, है ना। इस वजह से हम लोग कंप्रेशन में कम लेते हैं और टेंशन में हम लोग ज्यादा लेते हैं। इस पे और भी डिस्कशन होगा, जब हम लोग कंप्रेशन और टेंशन मेंबर देखेंगे और भी डिस्कशन करेंगे इस पे बेस्ड। हाँ बोलिए। है, हाँ कटा हुआ रहता है, ऐसा ही शेप का होता है, उसका कोई मतलब नहीं है कटा हुआ रहने का। हो गया, है ना। अब देखो, मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन हम लोग करना चाह रहे हैं ना, तो देखते हैं हम लोग, है ना। इसको इरेज कर दें। मान लेते हैं हमारे पास एक फॉर गिवन फिगर हम लोग एक फिगर यहाँ पर ले ले रहे हैं। मैं मन से एक फिगर हम बना दे रहे हैं, मान लो इस पे एक प्लेट जोड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर रिवेट्स लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, रिवेट्स लगा हुआ है। अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से देखें, तो इस पे एक लोड भी लग रहा है, मान लो P, इधर से भी लोड लग रहा है P, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर हम लोग देखते हैं तो कैसा दिखेगा, तो क्रॉस सेक्शनल व्यू में कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ये इस तरह से दो प्लेट है और यहाँ पर रिवेटिंग कर दिए हम, और यहाँ से एक लोड लग रहा है P और यहाँ से एक लोड लग रहा है P, ठीक है। अब थिकनेस जो है
हम लोग इसका इसका थिकनेस ले रहे हैं हम लोग 12 mm, और इसका थिकनेस ले रहे हैं हम लोग 6 mm। ठीक है, आपको बताना है कि मैक्सिमम पिच क्या होगा, है ना। फॉर गिवन फिगर फाइंड मैक्सिमम पिच। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम पिच। आप कमेंट बॉक्स में आके आंसर बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताएगा। सेवेंटी टू करेक्ट आंसर है ना। देखिए ये क्या है, ये फिगर देख के आपको पता चल रहा है कि ये कंप्रेशन में है ना। इस फिगर को देखने से ये पता चलता है कि ये किस में है, कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में होने की वजह से आपका मैक्सिमम पिच जो होता है, द मैक्सिमम पिच इज इक्वल टू, कंप्रेशन में है 12T या फिर 200 mm। टेक मिनिमम वैल्यू, टेक मिनिमम वैल्यू। की जो लेना है थिकनेस ऑफ, ये हमने थिनर प्लेट लिखा होगा और नहीं लिखा तभी लिख देता हूँ, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो यहाँ पर देखिए थिनर प्लेट कौन सा है, एक 12 mm का है, एक 6 mm का है। तो आपका क्या हो जाएगा, 12 × 6 और 200 mm, दिस इज 72 mm। टेक मिनिमम वैल्यू। इसी तरह का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैक्सिमम पिच क्या हो गया, मैक्सिमम पिच इक्वल टू हो गया 72 mm। हर एक लोग को समझ में आ गया। आ गया कि नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनाते हैं ना, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। फॉर गिवन फिगर, फॉर गिवन फिगर, हम फिगर में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लिखना नहीं पड़े, ये तो इतना कहानी लिखना पड़ जाएगा, ये है ये है। यहाँ पर लोड लग रहा है P, यहाँ पर लोड लग रहा है P/2, यहाँ पर लोड लग रहा है P/2। यहाँ रिवेटिंग किया हुआ है, इस तरह से रिवेटिंग किया हुआ है। फॉर गिवन फिगर इफ नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, रिवेट इक्वल टू 16 mm। नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट हम लोग 16 mm ले रहे हैं। इस प्लेट का थिकनेस है 12 mm और इस प्लेट का थिकनेस है 8 mm। इस प्लेट का भी थिकनेस 8 mm है। Fs इक्वल टू 90 मेगा पास्कल है एंड Fp इक्वल टू 270 मेगा पास्कल है। फाइंड रिवेट वैल्यू। बनाइए इसको। फाइंड रिवेट वैल्यू।
बताइए। बताओ श्वेता। हाँ सर, बना रहे हैं। हम्म। श्रीकांत बताइए आप भी। सूरज। बोलो, कोई बताएगा? होगा। क्या बोला? हाँ तो बताओ, कितना आया? देखिए, रिवेट वैल्यू का मतलब क्या होता है? रिवेट वैल्यू का मतलब होता है मिनिमम ऑफ पीएस और पीबी। जो पीएस और पीबी का मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा रिवेट वैल्यू होगा। तो पीएस निकालिए। यहाँ देखिए दो शेयर प्लेन है। दिस इज अ शेयर प्लेन, दिस इज आल्सो ए शेयर प्लेन। तो ये डबल शेयर है। तो डबल शेयर है, इसलिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, 2 टाइम्स, क्योंकि दो शेयर प्लेन है, इंटू एफ एस। डी क्या है? ग्रॉस डाया है। अब ग्रॉस डाया इक्वल टू नॉमिनल डाया प्लस, अब यहाँ देखिए जो नॉमिनल डाया है दिस इज 16 mm। तो जब 25 mm से कम रहता है नॉमिनल डाया, तो उसमें लोग 1.5 ऐड करते हैं। सो ऐड 1.5, तो 16 प्लस 1.5, सो 17.5 हो गया ये ग्रॉस डाया। तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 17.5 का स्क्वायर इंटू एफ एस इज गिवन 90 मेगा पास्कल, 90 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। इन सारे को अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये किलो न्यूटन में आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, 33.2 किलो न्यूटन आ रहा हो। ठीक है ना? कितना आ रहा है, सॉल्व करो ना जी। ठीक है, पीबी निकालेंगे। तो पीबी इक्वल टू क्या होता है, डी इंटू टी इंटू एफ बी, है ना? डी इंटू टी इंटू एफ बी। अब टी जो लेना है यहाँ पर, डी तो यहाँ पर हमको पता है 17.5 है। टी लेना है, टी क्या लेना है, टी बराबर क्या होता है, सम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, और आपको लेना है थिकनेस ऑफ इनर मैन प्लेट, इनर मैन प्लेट। तो यहाँ पर देखिए कवर प्लेट ये है, ये कवर प्लेट है, दोनों को जोड़ेंगे आप, ये 16 mm आ जाएगा। और यहाँ पर जो मेन प्लेट है एक ही है, वो 12 mm का है, दिस इज 12 mm। इसमें से जो आपको मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू लेना है। तो 12 mm यहाँ पर लेंगे हम लोग, और एफ वी इज गिवन 270। ये न्यूटन में आंसर आएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे आप तो किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 53 पॉइंट, कितना रहा जी, 53 नहीं, 53 ज़्यादा आएगा, 12, 56.5 किलो न्यूटन। अब यहाँ देखिए कि पी एस
और पी बी में जो मिनिमम है पी एस, और पी बी में जो मिनिमम वैल्यू होगा वही आपका रिवेट वैल्यू होगा। तो देखिए कौन सा मिनिमम है, 43.2 किलो न्यूटन इज द मिनिमम वैल्यू, सो रिवेट वैल्यू इज 33.2 किलो न्यूटन। दिस विल बी द आंसर। सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है क्या? हाँ, एरिया डिडक्ट करते हैं। तो वो तो हम लोग जब ज्वाइंट का स्ट्रेंथ निकालेंगे तब ना। अभी तो हम लोग एक रिवेट का ना वैल्यू हाँ बोलिए, क्या चीज? हाँ, रिवेट का जब निकालना, रिवेट वैल्यू निकालना है तो मतलब एक रिवेट के बारे में सोचना है हमको ना, हमको सारे रिवेट से कोई मतलब तो है नहीं। क्लियर है ना? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? और किसी को डाउट है? प्रियंका तुम बना नहीं रही हो? प्रियंका तो बना क्या नहीं रही हो? ओ, तो देवघर में नेटवर्क क्यों चल रहा है? अच्छा, जहाँ वर्क प्लेस में हो। अच्छा अच्छा, एक डोंगल ले लो जियो का, फिर उसमें अच्छा देगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था कुछ, अब हम लोग एजम्पशन पे चलते हैं कि जब रिवेट जॉइंट का एजम्पशन करेंगे तो उसमें हम लोग क्या एजम करते हैं ना, एजम्पशन से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए पहले हम लोग लिखते हैं एजम्पशन इन डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट। रिवेट जॉइंट के डिजाइन में हम लोग क्या क्या एजम्पशन लेते हैं, ठीक है? तो पहला एजम्पशन कहता है कि जो भी लोड अप्लाइड करेंगे हम लोग, वो अप्लाइड लोड, जो एक्सियल अप्लाइड लोड, जो भी हम लोग लोड अप्लाइड करेंगे वो सारा लोड हर एक रिवेट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, है ना? कहने का मतलब द अप्लाइड axial load should be shared by all rivets equally। क्या बोल रहा हूं कि जो लोड आपने अप्लाइड किया है वह लोड हर एक रिवेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सारे रिवेट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और हम कल बता रहे थे कि जो सबसे शुरू का इनिशियल रिवेट्स होगा उस इनिशियल रिवेट पे सबसे पहले लोड आएगा, इस वजह से वह इनिशियल जो जो सबसे स्टार्टिंग रिवेट है वो स्टार्टिंग रिवेट के पास सबसे ज्यादा लोड्स होगा। मतलब सबसे ज्यादा लोड जो अगर हम लोग देखें तो वो सबसे ज्यादा लोड जो है वो स्टार्टिंग रिवेट्स के पास होगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रिवेट पे हमारा लोड घटता चला जाएगा, है ना? रिवेट पे हमारा लोड घटता चला जाएगा। अगर ये एजम्पशन है कि हर रिवेट इक्वल लोड्स लेगा तो ये एजम्पशन तभी सही हो सकता है जब हर रिवेट्स पे लगने वाला लोड कोलैप्स लोड हो, है ना? जब हर रिवेट्स पे लगने वाला लोड कोलैप्स लोड होगा, यानी कोलैप्स कंडीशन में जाएगा, जो कि हम लोग पढ़े थे प्लास्टिक एनालिसिस में कि व्हाट इज द कोलैप्स लोड।
तो जब कोलैप्स कंडीशन में होगा या अल्टीमेट लोड के कंडीशन में होगा उसी समय ये एजम्पशन सही होगा, है ना। दिस एजम्पशन विल बी करेक्ट, दिस एजम्पशन will be correct when all loads, all rivets are on collapse load। जब सभी collapse लोड पे होंगे तभी ये एजम्पशन करेक्ट हो पाएगा। अदरवाइज क्या होता है, थ्रू स्टार्टिंग रिवेट्स में हमारे पास क्या होगा कि ज्यादा लोड होगा और फिर जैसे जैसे अंदर जाएंगे, हम बताए थे वैसे वैसे लोड्स जो है रिवेट पे घटता जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन कहता है कि शियर स्ट्रेस, बेरिंग स्ट्रेस और टियरिंग स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म होंगे, है ना। शियरिंग स्ट्रेस, बेरिंग स्ट्रेस एंड टेंसाइल stress at the cross section must be uniform। कहने का मतलब, मान लेते हैं हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम हमारा बन गया, यहाँ पर ये इस तरह से हम लोग रिवेट लगा दिए। ये लोड यहाँ लग रहा है P, इधर एक लोड लग रहा है P, तो शियर स्ट्रेस यहाँ पर लगेगा, है ना, इस प्लेन पे लगेगा शियर। टेंसाइल स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे लगेगा टेंसाइल, और यहाँ पर जो ये प्लेट इस पे लोड अप्लाइड करेगा दैट इज बेयरिंग स्ट्रेस। तो ये तीनों जिस भी क्रॉस सेक्शन पे लगेगा उस क्रॉस सेक्शन पे ये यूनिफॉर्म लगना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना। फिर अगला कहता है तीसरा, the bending stress on the joint is negligible। अगर किसी तरह का बेंडिंग स्ट्रेस ज्वाइंट पे लग रहा है तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। एज पर IS 800 2007, है ना, इसका जो कोड बुक है वो है IS 800 2007। तो कहता है कि ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है ये नेग्लिजिबल हो, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डेवलप नहीं होना चाहिए। और बेंडिंग मोमेंट नहीं डेवलप होने के लिए क्या है वो मैं बताता हूं। ये हमारा जॉइंट है, ये लोड P लग रहा है, ये हमारा रिवेट है। तो रिवेट में ये जो रिवेट का लेंथ है, ये लेंथ, दिस लेंथ इज नॉन एज ग्रिप लेंथ LG। तो एज पर IS 800 2007, या सिर्फ हम लोग ऐसा लिखते हैं एज पर IS कोड, द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस will be minimum if grip length, ये जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ये मिनिमम हो, उसके लिए ग्रिप लेंथ जो है आपका दैट शुड नॉट मोर देन 5 इज द नॉमिनल डाया। ये एज पर IS 800 2007 है, शुड नॉट मोर देन 8 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया। ये एज पर IS 800 1984 है। 1984 कहने का मतलब दिस इज द WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एंड दिस इज फॉर LSM, लिमिट स्टेट मेथड। तो आप चाहते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप ना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, जो ग्रिप लेंथ है दैट ग्रिप लेंथ शुड नॉट बी मोर देन 5 एंड 8। इसके अलावा क्या है
द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स between the plates, between the plates will be negligible, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स जो है प्लेट्स के बीच, उसको हम लोग नेग्लिजिबल लेते हैं। इस प्रकार से ये जो है एजम्पशन था, और ये एजम्पशन के साथ ही हमारा जो है ये टॉपिक खत्म होगा, है ना। इस पे हम लोग बड़े क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअली अभी क्या है, आपको एग्जाम देना है JSSC JEE का, ठीक है ना। तो अभी इसका क्वेश्चन मैंने आपको भेजा नहीं है, मैं इसका क्वेश्चन भेज दूंगा। आज कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए थे प्लास्टिक एनालिसिस का, और क्वेश्चन प्रोवाइड किया था मैंने कुछ स्ट्रक्चर का, वो कंप्लीट नहीं था, लेकिन कल बहुत सारा क्वेश्चन फिर मिल जाएगा आपको। आप वो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उससे जो भी रिलेटिव डाउट्स होंगे कल मैं उसको क्लियर कर दूंगा, है ना। तो ये जो आपका रिवेट कनेक्शन था, इस पे आप कोई भी बुक से क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से भी क्वेश्चन बनाएंगे बनेगा आपका। अगर कहीं से बनाते हैं, डाउट होता है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पूछ सकते हैं। मैं बार बार कहता रहता हूं कि अगर आप बना रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो हमने असाइनमेंट दिया उसको आप बनाइए। और कल जो है हम लोग रिवेट कनेक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक जो रिवेट कनेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें लोड जो है वो एक्सियल लग रहा था, एक्सियल डायरेक्शन में लग रहा था। कल जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हमारा लोड जो है वो इसेंट्रिक होगा, तो उस इसेंट्रिक को ही हम लोग एक साथ ही हम लोग खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं पर खत्म होगा, ये टॉपिक हमने खत्म कर दिए हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे अपने समय पर। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, हो गया।